जय हिंद साथियों, आज फिर से ये ऑडिट का क्लास लेके मैं आ गया हूँ। 5 क्लास पहले चली गई है, अपलोड हो गई है और ये आज के छठा क्लास है। तो आज हम लोग ऑडिट का फिर से छठे क्लास में की ओर आ गए हैं लेकर के। तो चलते हैं कुछ 2 शब्दों के साथ, फिर आज का क्लास मैं चालू करता हूँ। तो कहते हैं जिंदगी को जीने की वजह लिखनी है, जिंदगी को जीने की वजह लिखनी है, लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह लिखनी है। जिंदगी को जीने की वजह लिखनी है, लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह लिखनी है। किरदार पे मेरे उठा ना सके उंगली कोई, किरदार पे मेरे उठा ना सके उंगली कोई, मुझे भी अपनी कहानी इस तरह लिखनी है। तो आप जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, जरूर आप सब ये सोच रहे होंगे कि अपनी कहानी कुछ इस तरह लिखनी है कि मेरे किरदार पर कोई उंगली ना उठाए। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ आज का ये मैं क्लास चालू कर रहा हूं। तो 2 चैप्टर पहले हो गए थे और ये तीसरा चैप्टर है अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ। जो भी लेट से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारा का सारा ऑडिट यूट्यूब पर जाएंगी। ये बिकम पार्ट 3 का मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और सारी की सारी यूट्यूब पर जाएगी। तो आप लोग आराम से बड़े ही इत्मीनान से इस क्लास को जरूर देखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी तरह की कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप जरूर मेरे नंबर पर जरूर मेरे से कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर है 8816872887 और दूसरा नंबर 7011013929। तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फिर अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ। वर्तमान औद्योगिक युग में व्यापार एवं उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ अंकेक्षण का भी महत्व बढ़ गया है। ये बात तो हम लोग पहले ही जाने हैं कि आने वाले दिनों में अंकेक्षण का क्षेत्र क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वर्तमान औद्योगिक युग में व्यापार एवं उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ अंकेक्षण का महत्व भी बढ़ गया है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखांकन संबंधी पुस्तकों एवं संबंधित प्रपत्रों की क्या है, जांच करना। ये सब पढ़ चुके आए हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेट करता है, उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक पे, ताकि इनकी सत्यता, पूर्णता एवं नियमानुकूलता का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यह जांच उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब लेखांकन की क्रिया स्वामी की ओर से स्वयं व्यक्तियों द्वारा की जाती है। स्वामी की ओर से अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है। मतलब ये सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि स्वामी अगर देख रहा है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। स्वामी देख रहा है, वो अपना व्यापार को तो गलत तरह से चलाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी वो काम बिजनेस बड़े हो गए तो सारा काम तो मालिक देख नहीं पाएगा, तो कौन देखेगा? आदमी को लगाएगा, वो बंदा काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, वही बोल रहे हैं कि अगर स्वामी खुद देखता है तो थोड़ी ठीक भी है, लेकिन अगर स्वामी खुद नहीं देखता, किसी और से काम करवाता है, तो इस ऑडिटिंग की महत्वपूर्णता और भी ज्यादा हो जाती है। स्वामी की ओर से अन्य कोई व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। वर्तमान औद्योगिक प्रगति में औद्योगिक अंकेक्षण का भी योगदान कम नहीं है। अंकेक्षण के पश्चात ही हमें इस बात की जानकारी हो पाती है कि कंपनी का आर्थिक चिट्ठा अधिनियम के अनुसार बनाया गया है कि नहीं, तथा यह संस्था की स्थिति का सही प्रदर्शन भी करते हैं। ठीक है, प्रदर्शन करते हैं या नहीं, मतलब आपने जो बैलेंस शीट बना रखी है वो सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब एक ऑडिटर साहब मतलब अंकेक्षक साहब क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो तब पता चलेगा। यह तभी संभव है जब संस्था के खाते व विवरणों की जांच की जाए। अंकेक्षण इसलिए भी आवश्यक है कि त्रुटियों का होना स्वाभाविक है, भले ही पूर्ण सावधानी बरती गई हो। लेकिन आपने सारी की सारी सावधानी बरती गई हो, सारी सही से आपके हिसाब सारा कुछ सही है, फिर भी हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए, तो इसके लिए कौन करते हैं? अंकेक्षक, इस ऑडिटर मतलब अंकेक्षण करते हैं। मनुष्य दोषशील है, अतः अंकेक्षण के उद्देश्यों का अध्ययन करने से पूर्व लेखा पुस्तकों में होने वाली अशुद्धियां, त्रुटियों तथा गमन का कपट का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि अंकेक्षण का उद्देश्य त्रुटि का पता लगाना है, उन्हें रोकना है, गमन का पता लगाना है और उन्हें रोकना है। अशुद्धियों व गमन को एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो देखें एक बार इस चार्ट को मैं बनवा दूं। कहते अशुद्धियों एवं गमन।
ठीक है, अशुद्धि एवं गबन। तो सबसे पहले आप अशुद्धियां पर चले आओ। अशुद्धियां में क्या सब है? सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियां और एक गबन। ठीक है, तो चलो आपके पास बुक होगा, इसकी करने की टाइम काम का लगेगा, इसका मैं कर ही देता हूँ। बुक तो आपके पास होगा ही, उसी से मैं आपको बताता हूँ। तो अशुद्धियां में क्या है? सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियां, हिसाबी लेखा संबंधी अशुद्धियां और क्षतिपूरक अशुद्धि, ये तो अशुद्धियां होगी। गबन में सुविधाओं का गबन, हिसाब का गबन, संपत्तियों का गबन, माल का गबन, नगदी गबन और श्रम का गबन। उसके बाद कहता है गबन का वर्गीकरण। गबन का वर्गीकरण में स्वामी की सहमति से गबन होता है, चाहे तो दो तरह से, चाहे स्वामी चाहता है कि मतलब बिजनेस में क्या हो, मतलब धोखेधारी हो, गबन हो, और स्वामी की सहमति, एक तो सहमति होती है, एक में सहमति नहीं होती है। उसके बाद हिसाब एवं लाभ का गबन, इसमें आता है नगद राशि का गबन, संपत्ति का गबन, श्रम का गबन, सुविधाओं का गबन और माल का गबन। तो ये सब बातें हैं। तो चलते हैं इसके आगे। कहते हैं एक एक करके आप सभी को डिटेल में जानकारी लेंगे। कहते हैं त्रुटियां एवं उनका वर्गीकरण। कहते हैं किसी भी कारण से लेखापालों द्वारा, मतलब अंकेक्षक द्वारा हो जाने वाली गलतियों को लेखापाल मतलब अकाउंटेंट, सॉरी अंकेक्षक नहीं अकाउंटेंट, लेखापालकों द्वारा हो जाने वाली गलतियों को लेखाकर्म की त्रुटियां कहते हैं। जैसे सैद्धांतिक त्रुटियां, छूट जाने वाली त्रुटियां, क्षतिपूरक त्रुटियां जो कि अभी अपने लोग ऊपर देखें आदि। कभी कभी लिपिकीय त्रुटियां आगे चलकर कपट के उद्देश्य से की हुई साबित होती है। अतः एक अंकेक्षक को छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अशुद्धियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या सब? सैद्धांतिक गलतियां, लिपिकीय गलतियां। तो सैद्धांतिक गलतियां में क्या होता है? कहते सैद्धांतिक गलतियां अशुद्धि गलतियां या अशुद्धियां का आशय उन अशुद्धियों से है जो लेखा शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब सैद्धांतिक अशुद्धियां या गलतियां या अशुद्धियां का आशय उन अशुद्धियों से है जो लेखा शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के उल्लंघन से कारण होता है। मानकर चलो यहाँ पे एक गलती नॉर्मल सी होती है। कहते कुछ आइटम कैपिटल मतलब पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, कुछ होते हैं रेवेन्यू नेचर के, कुछ कैपिटल नेचर के, कुछ रेवेन्यू नेचर के। तो आप क्या करते हो? रेवेन्यू नेचर वाले को आप कैपिटल से दिखा देते हो और कैपिटल नेचर वाले को रेवेन्यू से दिखा देते हो। तो ये चीज क्या हो जाती है? सैद्धांतिक अशुद्धियां हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है अशुद्धियों से है जो लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आगम व्ययों को पूंजीगत व्यय मान लिया जाना तथा पूंजीगत व्ययों को आयगत व्यय मान लिया जाना। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्या? परचेज फर्नीचर फॉर मतलब आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपने क्या लिखा? फर्नीचर परचेज करा आपने, परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज करा तो आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कर दिया आपने एंट्री। ये क्या हो गई? ये सैद्धांतिक अशुद्धियां हो गई, क्योंकि आप बिजनेस थोड़े ना फर्नीचर का सेलिंग परचेज का कर रहे हो। तो परचेज के लिए, परचेज वर्ड हम किसके लिए लिखते हैं? उसके लिए लिखते हैं जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो बिजनेस मैं किस चीज का कर रहा हूं? मेरा तो बिजनेस किसी और चीज का है। तो फर्नीचर परचेज किया तो उसको हम परचेज क्यों लिखेंगे? यहाँ पे ये गलती हो जाती है, इस टाइप की गलती हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्चुअल एंट्री मतलब सही एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी जैसे भी होगा, या क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर नहीं मतलब जो भी उस टाइप का होगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर ऐसा करके। ठीक है, तो इस टाइप की गलतियां अगर कुछ होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सैद्धांतिक गलतियां। उसके बाद कहते हैं लिपिकीय गलतियां। कहते हैं जो गलतियां लेखाकर्म के दौरान हो जाया करती है लिपिकीय गलतियां कही जाती है। इसके निम्न प्रकार हैं। क्या सब? पहला है छूट जाने वाली अशुद्धियां, दूसरा है लेखा संबंधी अशुद्धियां। उसके बाद ठीक है, तो छूट जाने वाली अशुद्धियां कहते हैं वे अशुद्धियां जिनके लेन देन का लेखा आंशिक या पूर्ण रूप से छूट जाता है। मतलब आपने आधा छोड़ दिया या पूरा छोड़ दिया, मतलब छूट जाता है। उदाहरणतः ए से 500 का भुगतान प्राप्त हुआ, उसकी प्रविष्टि रोकर खाते के नाम मतलब डेबिट की गई, किंतु ए के खाते के नाम में क्रेडिट नहीं किया गया। मतलब आपने क्या किया? ए से भुगतान प्राप्त हो, मतलब क्या एंट्री करोगे आप? ए से भुगतान प्राप्त हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट करोगे। ठीक है, ये एंट्री करोगे। लेकिन एक एंट्री तो आपने कर दिया, मतलब एंट्री तो कर दिया, लेकिन लेजर में पोस्टिंग करते वक्त क्या हो गया? आपने एक अकाउंट में दिया, कैश अकाउंट में नहीं लिखा, या कैश के अकाउंट में दिया, एक अकाउंट में नहीं लिखा, एंट्री नहीं करी, आपने पोस्टिंग नहीं करी,
तो ये क्या हो जाएगी, छूट जाने वाली अशुद्धियां। उसके बाद लेखा संबंधी अशुद्धियां, कहता है जब किसी लेन देन की राशि अशुद्ध लिख दी जाए या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खतियाते समय गलती हो जाए तो इसे हिसाब संबंधी गलती कहेंगे। इसके निम्न प्रकार होंगे। तो क्या सब निम्न प्रकार होते हैं, कहते जब लेखा गलत राशि से किया जाए, मतलब आपने क्या करा, 500 लेना था आपने 5000 कर दिया, तो एक तो इस तरह की गलती हो गई, ठीक है। या 5000 लेना था आपने 500 कर दिया, आपने 50 कर दिया, तो इस टाइप की गलती हो गई। उसके बाद जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, मतलब गलत खाता वाला यही आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट में करना था, सॉरी फर्नीचर अकाउंट में करना था, आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो ये भी एक तरह की गलती हो गई। जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, कभी कभी लेखा गलत खाते में हो जाता है, जैसे राम को 500 प्राप्त हुए किंतु श्याम के खाते में कर दिया गया, मतलब राम से कर दिया किसके खाते में, श्याम के खाते में, तो गलती हो गई। उसके बाद गणना संबंधी अशुद्धियां, कहते ऐसी गलतियां गणना करने के क्रम में हो जाती है, जैसे कि 500 बोरा चावल मतलब 400 प्रति बोरा की दर से 2 लाख बेचा गया किंतु बीजक में 2,20,000, तो इस टाइप की गलतियां की जाती है, गणना संबंधी गलतियां। उसके बाद एक पक्ष में गलत रकम की पोस्टिंग, एक पक्ष में आपने सही लिखा, एक पक्ष में गलत लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस अपना मैच ही नहीं करेगा। ऐसी गलतियां जनरल में लेजर में पोस्टिंग के समय होती है, जैसे राम से 1000 प्राप्त हुए किंतु उसके खाते में 100 जमा किए गए, ऐसी गलतियों में से तलपट प्रभावित हो जाती है। उसके बाद गलत पक्ष में खतौनी संबंधी अशुद्धियां, गलत पक्ष में खतौनी संबंधी अशुद्धियां, कहती ऐसी गलतियां गलत पक्ष में लिखने के कारण होती हैं, जैसे राम से 200 पाया किंतु प्रविष्टि की गई रकम में प्रविष्टि की गई राम को 200 दिया, उससे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किंतु व्यवसाय खाता मतलब व्यक्तिगत खाता क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। शेष निकालने संबंधी अशुद्धियां, कहते शेष निकाल सबने आपने कैलकुलेशन जो किया वो आपने गलती कर ली, तो इस टाइप की अशुद्धियां हो सकती है। उसके बाद तलपट में पोस्टिंग संबंधी अशुद्धियां, तलपट में मतलब ट्रायल बैलेंस में आप जब डाल रहे हो तो उस टाइम पर आपने गलती कर ली, यह भी संभव है कि शेष सही निकाला गया हो किंतु तलपट में गलत पोस्टिंग कर दी गई हो, ऐसी गलती से तलपट प्रभावित हो जाता है, ये हो जाती है। एक होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां, तो ये क्षतिपूरक अशुद्धियां क्या होती है, कहता है कि आपने जो एंट्री करा ना वो एंट्री ऐसा कर दिया, 2 एंट्री करा और एक एंट्री ऐसा कर दिया कि दूसरी एंट्री की जो गलतियां थी उसको आप पूरा कर दिया, तो ये क्या हो गई, क्षतिपूरक अशुद्धियां। मतलब एक की गलती दूसरा एंट्री बार करके आप क्या कर रहे, सही कर दे रहे हो, मतलब सही नहीं हुआ एक्चुअली तो सही नहीं हुआ वो, लेकिन क्या हो गया, बैलेंस मैच करने के लिए वो सही हो गया, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जब एक गलती का प्रभाव दूसरी गलती से दूर हो जाए तो इसे क्षतिपूरक गलती कहेंगे। जैसे एक खाते के नाम 50 कम था, दूसरे के डेबिट में 50 अधिक लिख दिया, मतलब एक में शाम में 50 कम लिखा था और दाम में 50 अधिक लिख दिया, तो एक्चुअल बैलेंस ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में तो ये गलत है। किसी खाते का नाम में 500 अधिक तथा दूसरे खाते के जमा में 500 से ही अधिक लिख दिया गया, ऐसी गलतियों से भी तलपट प्रभावित नहीं होता, ठीक है। ऐसी गलतियां जिसमें तलपट प्रभावित होता है आपको ढूंढना आसान है, किंतु वैसी गलतियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती गंभीर अशुद्धियों का श्रेणी में आती है, अतः इसके संबंध में अंकेक्षक को सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तलपट को प्रभावित करने वाले अशुद्धियों को ढूंढने का तरीका, तलपट को प्रभावित करने वाले अशुद्धियों को ढूंढने का तरीका क्या सब है, अब इसको तरीका बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अंकेक्षक के रूप में कहीं पे अपॉइंट होंगे तो आपको ये सारी अशुद्धियों के बारे में भी पता होनी चाहिए और आपको अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी आपको पता होने चाहिए। तो वही बोल रहा है कि अशुद्धियों को दूर करने के तरीका क्या सब है। कहते गलतियों का पता लगाना अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। खाते गलत रहने की स्थिति में यदि अंकेक्षक इन्हें सत्यापित कर देता है तो इसके दुष्परिणामों के लिए अंकेक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। जब लेखापाल अशुद्धियों को ढूंढने में असमर्थ होता है और उन्हें ढूंढने के लिए अंकेक्षक से कहता है और अंकेक्षक तैयार भी हो जाता है तो वहां अंकेक्षक का स्वरूप लेखापाल का होगा। अंकेक्षक का स्वरूप क्या होगा, लेखापाल का होगा। क्यों? क्योंकि वो गलतियां ढूंढ रहा है। इस ढूंढना का काम किसका था, लेखापाल का था, बट लेखापाल ऐसा नहीं कर पाया तो कौन कर रहा है, अंकेक्षक कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अंकेक्षक का नहीं। गलतियों को ढूंढने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका कहता है सर्वप्रथम तलपट के योग की जांच करनी चाहिए। दूसरा, तलपट का सही योग नहीं होने पर दोनों पक्षों के योग का अंतर ज्ञात करना चाहिए। जो भी डिफरेंसेज है उस डिफरेंस ज्ञात करना चाहिए। अंतर मालूम हो जाने पर यह देखना चाहिए कि इस अंतर के बराबर कोई राशि खाता बही से तलपट में लाने के लिए छूट तो नहीं गई है। जो भी राशि जो भी बच गया हो, और ऐसा कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है कि जो छूट गया हो। अंतर मालूम हो जाने पर यह देखना चाहिए कि इस अंतर के बराबर कोई राशि खाता बही के तलपट से लाने से छूट तो नहीं गई है।
अंतर की राशि को आधा करके देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उल्टी साइड मतलब बगल वाली उसके सेकंड साइड तो नहीं चली गई है, इसीलिए आधा करके देखना चाहिए कि तब तो बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो या उस टाइप अमाउंट का कोई राशि तो नहीं ऐसा है जो छूट गया है। आधा करके देखना चाहिए कि यह राशि तलपट के गलत पक्ष में तो नहीं लिख दी गई है। कभी कभी अंकों के स्थान परिवर्तन के साथ कारण भी अशुद्धि हो जाती है, जैसे 598 की जगह 958 तो नहीं लिख दिया गया है। ऐसी स्थिति में सही और गलत अंकों का अंतर 9 से विभाजित हो जाता है। अतः तलपट के अंतर को 9 से भाग देकर यह पता लगाना चाहिए कि अशुद्धियां अंक परिवर्तन के कारण तो नहीं हुई है। खाता बही के सभी खातों को गिनकर तलपट के लिखे गए खातों से मिलान करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कोई खाता लिखने से छूट तो नहीं गया है। खाता बही के योगों तथा शेषों की जांच करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि रोकड़ बही के शेष का लेखा तलपट में हुआ है या नहीं। यह भी देखना चाहिए कि रोजनामचा में खाता में खतौनी की गई है या नहीं। सहायक बहियों के योग की जांच करनी चाहिए। यदि रोजनामचा का या खाता बही की पूर्ण जांच करने के बाद भी अंतर का पता नहीं लगता चला तो अंतर को भूलचूक खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट में, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो देखते हो ना कि लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो, तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट में आप डाल दोगे जो भी डिफरेंसेस आएंगे, तब भविष्य में इसका पता चलने पर आवश्यक लेखे करने चाहिए। इस प्रकार उचंत मतलब सस्पेंस खाता अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब भी आपको उस गलती की पता लगेगा आप क्या करोगे, उसको फिर से बना दोगे। उसके बाद तलपट को प्रभावित नहीं करने वाले अशुद्धियों को ढूंढने का तरीका, जो एक तो नॉर्मल सी थी जो तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता है उससे, लेकिन एक ऐसी भी होती है जिससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, तो वो अशुद्धियां और भी ज्यादा परेशान करता है। कहता है इस श्रेणी की अशुद्धियों में सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, छूट जाने वाले अशुद्धियां तथा लेखा संबंधी अशुद्धियां आती है। इस तरह की अशुद्धियां को ढूंढा जाना वास्तव में एक अत्यंत जटिल काम होता है, जिसके लिए प्रमाण एवं मूल अभिलेखों के गहन जांच की आवश्यकता होती है। वास्तव में ऐसी गलतियां थका देने वाली होती है, मतलब इसको ढूंढने में परेशान ज्यादा होता है। अतः इसके संबंध में अंकेक्षक को धैर्यपूर्ण ईमानदारी से कार्य का निष्पादन करना चाहिए। ठीक है, अशुद्धियों के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य क्या है। अशुद्धि अगर होता है तो उसमें अंकेक्षक क्या करेंगे। कहते हैं लेखा पुस्तकों में त्रुटियों का होना सामान्य बात है, त्रुटियों का होना सामान्य बात है, तो इसमें अंकेक्षक का क्या रोल होगा, अंकेक्षक अगर गलतियां हैं तो अंकेक्षक क्या करेंगे उसको, तो इसके बारे में दिया गया है कि अशुद्धियों के संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं। कहते हैं लेखा पुस्तकों में त्रुटियों का होना सामान्य बात है। कुछ त्रुटियां ऐसी होती है जिसके रहने पर तलपट मिल जाता है और कुछ ऐसी होती है जिसके रहने पर तलपट मतलब नहीं मिलता है। वास्तव में अंकेक्षक की नियुक्ति इस प्रकार की त्रुटियों को ढूंढने के लिए की जाती है। कुछ त्रुटियों के प्रभाव से तलपट का योग नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में अंकेक्षक का कर्तव्य होता है कि इस बात की जानकारी व्यवसाय के स्वामी को दे। ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को लेखापाल के रूप में भी कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो लेखापाल नहीं कर पाया वो काम कौन करेगा, अंकेक्षक करेगा। क्यों, क्योंकि लेखापाल तो कर नहीं पाया। इसके लिए अंकेक्षकों को अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। वास्तव में एक अंकेक्षक का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह तलपट का योग मिलाए। एक अंकेक्षक का कार्य खाता बनाना नहीं है। खाता कौन बनाएगा, लेखापाल बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएंगे। बट जब कुछ उससे नहीं हो पाता अकाउंटेंट से तो अब क्या करते हैं अंकेक्षक, एक लेखापाल की तरह ही उसका खाता तैयार करते हैं। बल्कि खातों की जांच करना है। यदि अंकेक्षक के समक्ष ऐसी खाता पुस्तक रख दी जाती है जिसका तलपट नहीं मिलता है तो ऐसी पुस्तकों का जांचना या न जांचना उसकी नियुक्ता के साथ हुए मतलब जो भी प्रसिद्ध मतलब जो भी उनका टर्म एंड कंडीशन होगा पर निर्भर करता है। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति केवल खाता की जांच के लिए की गई हो, क्या हो, खाता की जांच के लिए की गई हो, तो अंकेक्षक खाता की जांच के लिए यह कहता है और तत्पश्चात वो अंकेक्षक का काम करेगा। मतलब सबसे पहले खाता की जांच करेगा फिर अंकेक्षण का काम करेगा। संक्षेप में अशुद्धियों के संबंध में अंकेक्षक के मुख्य कर्तव्य अगर लिखित है, क्या सब करते हैं अशुद्धि के संबंध में। कहते हैं सबसे पहले अशुद्धि का पता लगाना। दूसरा, एक अंकेक्षक को खोजी के रूप में कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक को अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो काम आपको मिला वो काम आपको करना चाहिए। संस्था के कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना चाहिए कि अगर कुछ गलतियां हैं तो वो बोले। अशुद्धियों को रोकने हेतु नियोक्ता को आवश्यक सलाह देनी चाहिए। जो भी मतलब जिसके द्वारा आप अपॉइंटमेंट करे गए हो उसको सलाह देनी चाहिए कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो क्या हो जाएगी, आपके बिजनेस में अशुद्धियां कम हो जाएगी। उसके बाद संस्था के कर्मचारियों पर अनावश्यक संदेश से परहेज रखना चाहिए। आप कर्मचारी है, काम कर रहा है,
क्या पता वो काम गलत कर रहा है, सही कर रहा है। लेकिन आप जब जाओगे ना, एक सस्पेक्ट मतलब एक किस निगाह से नहीं जाओगे आप, संदेह की निगाह से आप नहीं जाओगे बिजनेस में। आप जाओगे कि सारा कुछ ठीक है, अगर फिर भी उसमें से कुछ निकलता है तब आप उससे जांच पड़ताल करोगे कि ऐसा क्यों है, क्या है। संदेह से परहेज रखना चाहिए। अशुद्धियों को ढूंढने है तो आवश्यकता अनुसार नैतिक जांच का सहारा लेना चाहिए। संदेह को अधिनियम का पालन करते हुए नियोक्ता के हित की रक्षा करनी चाहिए, नियोक्ता का हित का भी रक्षा उसको करना चाहिए। उसके बाद छल कपट एवं इसके प्रकार कहते हैं, ऐसी अशुद्धियां जो किसी संस्था के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय के स्वामी को अथवा सरकार को धोखा देने अथवा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लेखों में की गई है, उसको क्या बोलेंगे हम, छल कपट। मतलब जानबूझकर वो गलतियां कर दी जाती है। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो अनजाने में हो जाती है, बट कपट क्या होता है, छल कपट जानबूझकर की जाती है, छल कपट कहलाती है। ऐसी अशुद्धियां स्वाभाविक ढंग से नहीं होती, बल्कि ऐसी अशुद्धियों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जानबूझकर पूर्व निर्धारित तरीके से किया जाता है। इससे संस्था, स्वामी, सरकार का नुकसान हो तथा किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह को अनुचित लाभ हो। मतलब अपना लाभ कमाने के लिए कर्मचारी क्या करते हैं, या कर्मचारियों का समूह या मतलब जो बिजनेस चला रहा है वही क्या करते हैं, ये काम ऐसा करते हैं जिससे संस्था, स्वामी, सरकार का नुकसान हो तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अनुचित लाभ, उसको लाभ मिलेगा जो ऐसा काम करेगा। ऐसी गलतियों के कारण व्यापार का लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की सही स्थिति को नहीं प्रदर्शित कर पाते। क्योंकि ये अशुद्धियां जानबूझकर की जाती है, अतः इसका ढूंढा जाना अत्यंत कठिन होता है। इसके लिए अंकेक्षक को काफी सतर्क रहने तथा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। छल कपट का पता लगाना अंकेक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इस संबंध में दीक्षित का कथन है कि कपट का पता लगाना अंकेक्षक के कर्तव्य का प्रमुख भाग होता है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है वो अंकेक्षक से अधिक अच्छा होता है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है वो नॉर्मल अंकेक्षक से क्योंकि ये जो मतलब सारा जो ये रचना करी गई होगी ना, वो सारे दिमाग वाले व्यक्ति होंगे, वो अपना अनुचित लाभ लेने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ बताऊं, नीरव मोदी का पीएनबी बैंक से घोटाला करके चला गया, बट वो उनका स्टेटमेंट भी तो कोई सीए ने साइन किया होगा, तो हो सकता है उस टाइम पर उसको पता ना चले, या सारा मतलब सीए भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो ये सब बातें हो जाती है। ठीक है, कपट का पता लगाना अंकेक्षक के कर्तव्यों का भाग है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है वो ऐसे अंकेक्षक से अधिक अच्छा होता है जो कपटों का पता नहीं लगा सके। तो आपको क्या करना है, कपट का पता अगर आप लगा लेते हो तो नॉर्मल अंकेक्षक से क्या हो, आप बेहतर माने जाओगे। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के ख्याल से कपटों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया गया है। क्या सब, रोकर का गबन, स्वामी की बिना सहमति के बिना, मतलब दो तरह के बताए थे, स्वामी के बिना सहमति से और स्वामी की सहमति से, तो दो तरह की बातें हैं। सबसे पहले इसमें रोकर का गमन, संपत्ति का गमन, तो बिना सहमति वाले की बोल रहा हूं मैं, स्वामी के बिना सहमति से अगर कुछ कपट होता है तो उसमें रोकर का गमन, संपत्ति का गमन, श्रम का गमन, सुविधाओं का गमन, माल का गमन, खातों की धोखेबाजी, खिड़की सजावट, विंडो ड्रेसिंग, इस टाइप से, तो ये सब बातें है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले रोकर का गमन में। कहते हैं संस्था में रोकर को कम करके दिखाना रोकर का गमन कहा जाता है। रोकर को कम करके दिखाना, संस्था में रोकर का गमन सबसे आसान गमन माना जाता है, किंतु प्राप्ति एवं भुगतान की उचित व्यवस्था की जाए तो इसका गमन उतना ही कठिन होता है। क्योंकि रोकर विनिमय का एक अच्छा साधन है, इसका गमन करने पर गमनकर्ता को रोकर के बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब आजकल का देखो, आप किसी भी चीज में जाओ, हर जगह आप यूपीआई यूज करते हो, तो यूपीआई में क्या होता है, सारा चीज ऑनलाइन होता है, आपका सारा ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के पास है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में आपका सारा ट्रांजेक्शन वहां पे है। तो क्या होती है, तो आप जब भी करोगे आपका रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तो कैश, अब बात करें कैश का, कैश में क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं, आप किसको दिए, किससे लिए, किसी को नहीं पता, आपको और जो देने वाले को लेने वाले को ही सिर्फ पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि ये कैश का सिस्टम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाए और वो सारा क्या जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड में आए। अब इसीलिए तो इन्होंने यूपीआई निकाला। अब यूपीआई की डिमांड दूसरे देशों में भी होने लगी है। क्यों? क्योंकि वहां भी इस तरह का कुछ बातें होंगी, मतलब कैश वाले सिस्टम।
तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज निकाला कि आप रास्ते जहां भी जाओ, अब तो मेरे को पता लगा है कि छोटे वाले फोन जो होते हैं उसमें भी आप ये मतलब ये यूपीआई वाला सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं कैश को में जो धोखाधड़ी थी उसको दूर करने के लिए। चूंकि रोकड़ विनिमय का एक अच्छा साधन है, इसका गबन करने पर गबनकर्ता को रोकड़ के बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि अन्य वस्तु का गबन करने पर उन्हें बेचकर मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण रोकड़ विभाग अत्यंत ही विश्वासी व्यक्ति को सौंपा जाता है। रोकड़ गबन के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। क्या सब, ये सब आप पढ़ना एक बार कैसे कैसे रोकड़ का गबन होता है। उसके बाद मैं आगे जाता हूं रोकड़ गबन के नियंत्रित करने के तरीके। रोकड़ गबन को कैसे नियंत्रित करा जाए, कहते हैं आंतरिक जांच की सुव्यवस्थित व्यवस्था, इंटरनल कंट्रोल जो आपकी बिजनेस में है, इंटरनल कंट्रोल, उसको क्या है वो सही से काम चल रहा है कि नहीं कर रहा, वो इफेक्टिव है भी तो नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो इफेक्टिव रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज देखना है। उसके बाद प्रत्येक भुगतान एवं प्राप्ति की जांच शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना। जो भी मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है उसकी जांच क्या करना, तुरंत जांच करना चाहिए। उसके बाद रेखांकित चेक या अकाउंट पे चेक द्वारा ही भुगतान किया जाना या भुगतान प्राप्त करना। उसके बाद एक संग्रहित रोकड़ पुस्तक की व्यवस्था करना। रोकड़ पुस्तक मतलब आप कैश बुक बनाओगे, उसके भुगतान और प्राप्ति क्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना, मतलब भुगतान और प्राप्ति एक आदमी भुगतान कर रहा है, एक आदमी कैश बुक कर रहा है। क्यों ऐसा बात है, क्योंकि अगर दोनों आदमी साथ ही करेंगे कहाँ से पैसा आएगा कहाँ के पैसा गया किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप क्या करो, थोड़ा सा गैप बैठा दो, एक आदमी लेगा, एक आदमी का रिसीट वाला पर एक आदमी बैठेगा, पेमेंट वाला पर कोई और बैठेगा, या फिर और ही बीच में कोई प्रोसीजर लगा दो आप, तो 2-3 आदमी के बीच में अगर हो जाएगा ट्रांजैक्शन तो क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी की संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो रोकड़िया को समय समय अवकाश दिया जाना। इसमें क्या होता है, कहते हैं रोकड़िया मतलब जो भी रोकड़ के पास बैठते हैं, कैश के काउंटर पे बैठते हैं, उसको क्या करना है, आप छुट्टी दे देना, और फिर जिस टाइम में वो छुट्टी पड़ेगा उसको क्या करता है, और किसी और व्यक्ति से उसकी सारा का सारा जांच पड़ताल करा लेना कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये सब बातें। उसके बाद संपत्ति का गबन, कहते हैं समानतः संपत्तियों का गबन उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जैसे सोफा, कुर्सी, पंखा, फ्रिज, कूलर आदि का क्रय संस्था के लिए करके घर का व्यक्तिगत प्रयोग करना। मतलब आपने क्रय करा बिजनेस के लिए और उसका यूज कहाँ पे कर रहे हो, आप घर में कर रहे हो। टूटी फूटी संपत्तियों को कार्यालय में पहुंचा देना। कहीं कहीं पुरानी संपत्तियां प्रतिस्थापन किए बिना ही संपत्ति का गबन कर दिया जाता है। कार्यालय भवन निर्माण की सामग्री का प्रयोग निजी निर्माण में किया जाना, इस तरह की गलती को बोलेंगे संपत्ति का गबन। उसके बाद श्रम का गबन। श्रम का गबन में क्या करोगे, आप फेक आदमी को अपने बुक में एंट्री कर रहे होंगे, मतलब फेक आदमी आपके एक्चुअल बिजनेस में वो आदमी काम कर ही नहीं रहा है, आप उसके नाम से उसको पेमेंट करते जा रहे हो, तो ये क्या हो गई, श्रम का गबन। उसके बाद सुविधाओं का गबन। आप क्या करो, आप दिखा रहे हो कि मेरे कंपनी में टेलीफोन है, मेरे कंपनी में ये है वो है, और एक्चुअल में वो सारा कुछ है ही नहीं, तो क्या आपने फैसिलिटी तो आपने गिनवा दिया, बट फैसिलिटी एक्चुअल में वो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलोगे आप, सुविधाओं का गबन। उसके बाद माल का गबन। कहते हैं कार्यालय में क्रय की गई स्टेशनरी को घरेलू प्रयोग। नॉर्मल सी बात है, आप कोई भी चीज खरीदे बिजनेस के लिए और उसका आप यूज कहाँ पे कर रहे हो, आप घर में कर रहे हो, तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, माल का गबन में आ जाएगी। तो आज के लिए इस क्लास को मैं यही रखता हूं। तो फिर जिस शब्द से मैंने शुरू किया था उसी शब्द पे मैं खत्म करता हूं कि जिंदगी को जीने की वजह लिखनी है, लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह लिखनी है, किरदार पे मेरे उठा ना सके नजर उंगली कोई, किरदार पे मेरे उठा ना सके उंगली कोई, मुझे अपनी कहानी इस तरह लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।